नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भी जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा UPSI की जो सीरीज चल रही थी मैथ्स की, उसका सेट नंबर 15 आज हम डिस्कस करेंगे। तो भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है, और भी ये आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर। यहीं पर आपको ये जो सेट्स हैं इन सभी की PDF आपको अवेलेबल करा दी जाती है। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए तो आपको वहीं पर आपको PDF भी मिलती चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है क्या, ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भाई, इसने फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहा है कि हमें दिया गया है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.05 इंटू 0.05 तो कुछ इस तरह से दिया है और आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं इसको 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.2 का क्यूब लिखा जा सकता है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 0.05 का क्यूब लिखा जा सकता है ना, अपॉन में। अब नीचे यदि हम बात करें इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो इसको हम लिखेंगे कितना भी, इसको देखो 0.2 तो नीचे नहीं है, कैंसिल आउट भी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पर देखो इसको 3 इंटू 0.2, इसको 3 इंटू 0.2, 3 इंटू 0.2, इसका मीनिंग यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 0.2 का क्यूब लिखा जा सकता है। प्लस इसी तरह यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, इस पार्ट को लिख सकते हैं कितना, देखो भाई इससे 0.15 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 0.05, बात तो एक ही है। तो अब ये 3 इसमें भी आएगा, 3 इसमें भी आएगा, 3 इसमें भी आएगा, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 27 इंटू 0.05 का क्यूब। क्या ये बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो नीचे से 27 हमारा कॉमन आ गया, तो ऊपर हमारे पास आता है कितना भाई, 0.02 का 2 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब अपॉन में 27 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाता है 0.2 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब। इतनी बातें क्लियर है? अब यहां से देखिए बेटा, ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आता है 1/27। और जब 1/27 है तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0, फिर 0 लगाया तो 100 हो गया, 100 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 थी 81, तो 37 के अराउंड यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसने क्या कहा कि एक वृंदावन एक्सप्रेस है, कवर्ड ए डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन P एंड Q, PQ के बीच की जो स्टेशन है, PQ जो स्टेशन है उनके बीच की डिस्टेंस को वृंदावन एक्सप्रेस जो है 40 मिनट जल्दी कवर करती है, किससे? वगई एक्सप्रेस से। क्लियर है? अब यदि हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, P और Q के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, यदि उसने कहा जो वृंदावन एक्सप्रेस है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और जो वगई एक्सप्रेस है उसकी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, P और Q ये 2 स्टेशन है, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, हमारे पास 2 ट्रेन है अलग अलग, एक है वृंदावन और एक है वगई। वृंदावन एक्सप्रेस जो है ना वगई एक्सप्रेस से 40 मिनट कम लेती है। इट मीन्स P से Q तक जाने में उसे 40 मिनट कम लगते हैं। क्यों कम लगते हैं? क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है भाई, उसकी स्पीड है वृंदावन की है 80, तो यहाँ पर कितना है भाई 30, इसकी है 30। तो आपको बताना है कि भाई ये बताइए कि वृंदावन से P से Q तक की डिस्टेंस क्या होगी, P से Q तक की डिस्टेंस क्या होगी। अब देखो दोनों केस में आप इसको क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ से एक और मैंने देखो फॉर्मूला पहले भी लिखा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम,
और एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। ये वाला फॉर्मूला, ये काफ़ी हेल्पफुल फॉर्मूला है भी। कैसे? S1 पहली वाली जो ट्रेन है हमारी, वो उसकी स्पीड है 80, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 30, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सॉरी स्पीड का डिफरेंस कितना है भाई 50, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इट मीन्स जो वृंदावन एक्सप्रेस है वो वघई एक्सप्रेस से 40 मिनट कम लेती है, तो इसका मीनिंग 40 मिनट का डिफरेंस है। तो 40 अपॉन में कितना मिनट है, तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। ये 40 हमें मिनट में दिया है ना, और मिनट को किस में, आवर में। 40 अपॉन में कितना भाई 60। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये कितनी बार भाई 20 टाइम्स कैंसिल, क्लियर है। इससे ये कैंसिल भी, 5 से ये कितनी बार, 4 बार, तो 32 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई 32 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना। तो चीज़ें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किस तरह से पूछना चाहता है, तो वो चीज़ें आपको बस अपने माइंड में रखनी है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पूजा टेक्स थ्राइस टाइम एज मच एज टेकन बाय चारू एंड ट्वाइस टाइम एज मच टेकन बाय बानो। उसने कहा पूजा जो है वो चारू से 3 गुना टाइम लेती है, लेकिन बानो से दुगना टाइम लेती है। क्लियर है। इफ ऑल द 3 वर्क्स टुगेदर, यदि तीनों मिलकर काम करते हैं, यदि तीनों मिलकर काम करते हैं, तो आपसे पूछा गया है, और तीनों मिलकर उस काम को 2 घंटे में करते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि बानो जो है उस काम को कितने समय में कर देगी, बानो उस काम को कितने समय में कर देगी। अब ज़रा यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो हमारे पास 3 व्यक्ति है कि पूजा, दूसरी है चारू और तीसरी है बानो। यदि मैं इनके टाइम का रेशो देखता हूं, तो टाइम के बारे में इसने क्या कहा? टाइम के बारे में इसने ये कहा कि पूजा जो है वो चारू से तो 3 गुना, लेकिन बानो से दुगना। तो 3 गुना दुगना, तो इसका मीनिंग 3 टाइम्स और 2 टाइम्स दिख रहा है ना, तो 3 और 2 की गुणा कर दो, तो इसका मीनिंग 6 कर दो भाई। क्लियर भाई, कितना ले लेते हैं भाई 6। तो मान लेते हैं जो पूजा है वो 6 आवर्स ले लेती है। पूजा कितने घंटे में करती है भाई 6 आवर्स में। तो एक बात बताऊं, जो पूजा 6 आवर्स में किसी काम को करती है, तो चारू का, हाँ, पूजा टेक्स थ्राइस टाइम एज मच एज टेकन बाय चारू, चारू से 3 गुना, तो चारू कितना टाइम लेगी भाई 2 घंटे लेगी, 2 घंटे। और बानो से दुगना, तो बानो कितना, बानो 3 घंटे लेगी। बानो से दुगना टाइम लेती है पूजा, तो बानो 3 घंटे। ये तो टाइम का रेशो आया। तो 1 डे वर्क का रेशो, इट मीन्स एफिशिएंसी आप कह सकते हैं, 1 डे वर्क कह सकते हैं। एफिशिएंसी का क्या रेशो होगा? जैसे इसका इन्वर्स होता है 1/6, 1/2 और 1/3। क्या ये बातें क्लियर है? अब इनका एलसीएम यदि हम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाता है हमारा पर कितना भाई 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका एलसीएम लिया? 6, 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम आ जाता है भाई कितना, 6 आ जाता है। तो 6/6, 6/2 और 6 कितना भाई 3। तो ये कितनी बार कैंसिल? 1 टाइम कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल। तो रेशो हमारा जो बन के आता है 1:3:2 का रेशो हमारा बना। ये 1:2:3, 3:2 क्या कह रहा है भाई? ये क्या बता रहा है कि 1:3:2 का मीनिंग ये है कि यदि पूजा का 1 दिन का या 1 घंटे का काम 1 यूनिट है, तो चारू का है 3 यूनिट और बानो का कितना है भाई 2 यूनिट है। ये वाला चीज़ क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से देखो तीनों का 1 घंटे का काम कितना है भाई, तीनों का 1 घंटे का काम कितना है, 1 + 3 + 2, इट मीन्स दैट इज 6 यूनिट। तो 1 आवर वर्क कितना है भाई 6 यूनिट आया। लेकिन वो तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करते थे भाई 2 घंटे में करते थे। तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करते थे 2 घंटे में। तो आपसे पूछा है तो टोटल वर्क हमें निकाल लेना है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क यहाँ से देखिए 1 घंटे का काम आया उनका 6 यूनिट और तीनों मिलकर उसे 2 घंटे में करते थे, तो इसका मीनिंग 12 यूनिट उनका टोटल वर्क आ गया। अब उसने पूछा है कि बानो उस काम को कितने घंटे में करेगी। तो बानो का यदि हमें निकालना है तो कितना आएगा भाई, तो बानो को काम कितना करना है 12 यूनिट, और बानो का 1 घंटे का काम कितना यूनिट है भाई 2 यूनिट। तो इसका मीनिंग 2 से मैंने भाग कर दिया, तो इसका मीनिंग कितना है भाई 6 घंटे। तो बानो उस काम को कितने घंटे में भी 6 घंटे में कर जाएगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या है?
इसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, यहां पर आप 4 कर लीजिए भाई, ये 4 है, हाँ इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बेटा हमेशा इसको लास्ट से शुरू कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4, यही है ना। तो सबसे पहला काम आप ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, ये वाला पार्ट इसको सोल्व करो। देखो वही 4 माइनस 1/4 कितना है भाई, आप कहेंगे सर 15/4, 15/4 भाई, 4 4 जा 16 माइनस 1 15/4। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15/4। तो इसकी जगह हम अब इस पूरे की जगह ये हटा दीजिए 1/15/4, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/15। क्या ये बात समझ में आती है, 4/15, क्लियर है, इतनी बात समझ में आया। अब यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं, तो अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए क्या, 4 + 4/15, 4 + 4/15, तो 15 चौका 60 और 64, 64/15 आ गया, 64/15। तो इसका मीनिंग 15 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 के अपॉन में है। तो यहाँ से इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू आ गई हमारी, वो वैल्यू आ गई भी 15 में कितना 64, 15 में कितना 64। अब 15 में 64 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब हम इस पूरे 4 + 15 में 64, 4 + 15 में कितना भाई 64, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी 256, क्लियर है, और प्लस 15, तो इसका मीनिंग 271 में कितना 64। तो 271 में 64, इस पूरे की वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू हमारी आ गई कितना 271 में 64। तो हमारा रिजल्ट बन के आया 1/271 में 64। तो 64 ऊपर चला जाएगा, तो 64 में कितना 271 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 64 में 271 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बातें, समझ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझिए। अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्या है, इसने कहा इफ Q इज इक्वल टू 20% ऑफ P एंड R इज इक्वल टू 30% ऑफ Q, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज इक्वल टू द 30% ऑफ R। तो 30% ऑफ R किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। देखिए भाई यहां से सबसे पहली चीज उसने क्या कहा, Q इक्वल टू 20% ऑफ P, Q इक्वल टू 20% ऑफ P, यही कहा है ना 20% ऑफ P। तो अब यहां से यदि आप देखें तो P/Q भी आप निकाल सकते हैं या Q/P भी आप निकाल सकते हैं। तो Q/P कितना आ जाएगा, Q/P इक्वल टू 20%, 20% का मीनिंग है 20 कितना 100, या आप कह सकते हैं 1/5, 1/5, ये बात समझ में आती है। इसी तरह इसने कहा R इज इक्वल टू 30% ऑफ Q, 30% ऑफ Q, 30% ऑफ Q, 30% ऑफ Q। तो R/Q कितना हो जाएगा, R/Q, R/Q कितना आ जाएगा 30 में कितना 100, 30 में 100 दैट इज कितना 3/10। क्लियर है। अब देखो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, अब जैसे आप चलना चाहें वैसे आप चल सकते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, यदि मैं कहता हूँ PQR में यदि आप रेशो निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक बात सोचो, यहाँ R को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, Q को रिप्रेजेंट कर रहा है 10, यहाँ पर Q को 1 और P को कितना भाई 5। अब यहाँ पर Q की वैल्यू यहाँ पर 10 आपको नजर आ रही है, यहाँ पर 1 नजर आ रही है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब यदि मैं दोनों को इक्वल करता हूं तो यहाँ 10 है, तो यहाँ पर भी 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि P की वैल्यू आ गई हमारी 50, Q की वैल्यू आ गई हमारी 10 और R की वैल्यू आ गई हमारी कितनी भाई, R की वैल्यू आ गई हमारा कितना भाई 3, R की वैल्यू कितनी आ गई भी हमारी 3, R की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है। तो ये रेशो आ गया हमारा, PQR का रेशो आ गया 50, 10 और 3 का हमारा रेशो आ गया। क्लियर है। अब उसने पूछा क्या है कि 30% ऑफ R, इनमें से कौन सा इक्वल है किसके, 30% ऑफ R के 30%। तो R की वैल्यू यहाँ 3 है, तो चलिए और इसको आसान बना लेते हैं, और इसको आसान बनाते हैं कैसे। देखिए यहां पर P को 100, इनको इट मीन्स 10 से 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो आप ये भी कह सकते हैं 100, 20 और 30, 20 और 6। क्लियर है, 20 और 6, ये बात समझ में आती है।
100, 20 और 6, बात तो एक ही है। अब आर कितना है यहाँ पर हमारा 6 है, तो आर का कितना परसेंट, 30%। तो 6 का 30% यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर इसका 30% निकालेंगे तो 1.8 आएगा। और 1.8 किसका 1.8% है? देखो हमारे पास ऑप्शन 1.6% ऑफ पी गलत है, सारे के सारे ऑप्शन पी में है ना, तो हम यही देखते हैं ना पी हमारा कितना है, पी हमारा 100 है। तो 100 का यदि मैं 1.8% निकालता हूं तो कितना आता है? वो आता है भाई 1.8। और इसका मीनिंग ये हुआ, सिंपल सी बात है ना, और यहाँ इसका मीनिंग ये हुआ कि 1.8 जो है वो 100 का 1.8% है, और 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पी को। तो इसका मीनिंग पी का कितना परसेंट? 1.8%। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो 1.8% ऑफ पी, 1.8% ऑफ पी। क्लियर है? ये बातें समझ में आती हैं? क्लियर है? चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन कह दीजिए इसको, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भी। इसने कहा इन हाउ मैनी वेज कैन 17 मेंबर बी सेलेक्टेड इन 2 rows ऑफ सिटिंग कैपेसिटी 9 and 8 मेंबर्स। उसने कहा कि भाई, इसने ये लिखा है कि भाई 17 मेंबर हैं और 17 मेंबर को हमें 2 रो में बिठाना है, और एक रो में कितने भाई 9 है, और दूसरी रो में कितने बिठाने भाई 8 बिठाने हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब इसका आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। पहली चीज एक बात सोचो, पहले हमारे पास देखो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो रो में बिठाओगे ना। 2 अलग अलग रो हैं, एक में हमें 9 बिठाने हैं, एक में हमें 8 बिठाने हैं। मान लो इसमें 9 बिठाने हैं, इसमें 8 बिठाने हैं। क्लियर है? अब हमारे पास है तो टोटल कितने, 17 लोग हैं ना। तो पहले यदि मैं इसमें बिठाना शुरू करता हूं तो 17 में से मैं किन्हीं भी रो को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, तो क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास ज़्यादा है, और पहली रो में बिठाने के लिए हमें चाहिए 9 लोग, तो 17 में से 9 को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो 17C9, भाई सिलेक्शन का काम हमेशा कॉम्बिनेशन करता है, तो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो 17C9, इसका मीनिंग अभी तक हमने ये लोग सेलेक्ट किए, 17 में से 9 सेलेक्ट किए। अब जो 9 सेलेक्ट किए उनको मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूं? उनको बिठा सकता हूं मैं कितने तरीके से बिठा सकते हैं? हम बिठा सकते हैं फैक्टोरियल 9। क्लियर है? अब रही बात कितने हमारे पास आ जाएंगे, अब बचे कितने? 17 में से 9 तो सेलेक्ट हो गए हैं, बचे कितने? 8। तो 8C8 इंटू कितना भाई, इंटू कितना, यहां से बचे कितने लोग हैं? 8 ही बचे हैं, तो 8 फैक्टोरियल तक हम इनको अरेंज कर सकते हैं। देखो यदि मेरे पास 8 लोग हैं और 8 ही चेयर हैं, तो हम उनको कितने तरीके से, जैसे दिल्ली वर्ड है, एक एग्जांपल देख लो, जैसे दिल्ली वर्ड है। क्लियर है? इस दिल्ली वर्ड में यदि हम देखें तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। तो वही चीज़ है, यहाँ पर 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को कितने तरीके से हम बिठा सकते हैं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो यदि हम देखें तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है, और हमारे पास बचे भी तो 8 लोग थे, तो 8 में से 8 को सेलेक्ट करना है, तो 8C8, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से कितने तरीके से हम अरेंज कर पाएंगे? 17C9 इंटू कितना, इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, 8C8 अभी चलिए लिख लेते हैं, इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, और 8C8 की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, तो आंसर आएगा 17C9 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब कुछ बच्चों के माइंड में ये रहेगा कि सर यहाँ पर तो 7, पहले हम 8 को भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं बेटा, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम ही आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आएगी भाई? सेम ही आएगी। क्लियर है? तो चाहे 17C9 लिख लीजिए या 17C8 लिख लीजिए, वैल्यू दोनों केस में सेम आएगी। क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? चलिए, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है? फिर हमारा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है ए गर्ल्स कवर 3 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर इन टोटल टाइम ऑफ 55 मिनट्स। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर। तो उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की ये हमें बताना है, कुल कितनी डिस्टेंस उसने कवर की ये हमें बताना है। क्लियर है? बातें समझ में आती हैं? चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करें
इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिए एक काम करते हैं भाई, छोटी सी बात मानते हैं, उसकी स्पीड कितनी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर। तो यदि मैं कहता हूं कि वो डिस्टेंस जो एक बार में कवर कर रही है वो 30 किलोमीटर की, अब आप कहेंगे सर 30 कहाँ से लिया, इन तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया, 5, 10 और 15, इन तीनों का मैंने क्या लिया एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम आया 30, तो मान लेते हैं 30 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है, हमने लेट कर ली। अब 3 इक्वल डिस्टेंस का आता है तो 30, 30, 30, 3 अलग अलग हमने कर लिए भाई, 30, 30, 30। अब इसको उसने 5 की स्पीड से ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर पर आवर, इसको उसने कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और यहां से उसने तीसरे को जो उसको 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। यहां से यदि हम देखते हैं तो कितने घंटे लगेंगे, आप कहेंगे सर 6 घंटे लगे भाई, 6 घंटे में इसके हिसाब से, यहां पर देखते हैं तो 3 घंटे और यहां पर देखते हैं तो कितना भाई 2 घंटे, तो टोटल टाइम कितना आ जाता है, यहां पर हमारे पास जो टाइम लगा वो टाइम देखो, टाइम टोटल टाइम यदि हम देखें तो टाइम आ रहा है 6, 3, 9 और 2 11, तो 11 घंटे में, और 11 घंटे इसका मीनिंग मिनट में यदि मैं कन्वर्ट करता हूं, तो मिनट में यदि मैं कन्वर्ट करता हूं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 11 गुणा कितना, 1 घंटे में कितना मिनट है 60 मिनट, तो 660 मिनट। तो 660 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यदि हम ऐसे देख रहे हैं तो 660 मिनट में कितनी डिस्टेंस कर, 30 + 30 + 30 कितना हुआ भाई 90, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 660 मिनट में कितने डिस्टेंस 90 किलोमीटर। क्लियर है, तो 1 मिनट में कितना 90 अपॉन में कितना भाई 660, और वहां पर कितने मिनट 55 मिनट हमने ऐसे कवर किया, तो 55 मिनट में कितना भाई 55 मिनट में कितना 90 अपॉन में कितना 660 इंटू कितना भाई 55, 11 से ये 5 बार, इस 0 से ये 0, 11 से ये 6 बार, ठीक है, अब 3 से ये 2 बार, 3 से ये कितनी बार भाई 3 बार, तो 15/2 और 15/2 का मीनिंग हुआ 7.5 किलोमीटर। क्लियर है, और आपसे पूछा गया है उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी थी, तो कुल तय की गई दूरी कितनी है भाई, कुल तो टोटल ही तो है ना, ये 90 भी क्या थी टोटल ही थी, तो कुल तय की गई दूरी जो थी वो कितना था भाई 7.5 किलोमीटर की उसकी दूरी उसने तय की थी। क्या ये बातें क्लियर हैं, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसने कहा द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन ए न्यू पर्सन रिप्लेस्ड ए मैन विद 54 kg, व्हाट इज द न्यू पर्सनस वेट। अब हुआ क्या, देखो भाई 8 लोग थे, 8 पर्सन थे, क्लियर है, उनमें से क्या हुआ, एक गया और दूसरा वापस आ गया, एक गया तो दूसरा वापस आया, तो फिर वापस कितने हो गए 8 हो गया ना भाई, 8 लोग थे, 8 में से एक गया है लेकिन दूसरा वापस आ गया। अब कहानी में हुआ क्या, इसने ये कहा भी ऐसा करने से कितना किलो एवरेज बढ़ता है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसके जो नया आया है उसके आने से एवरेज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो इसका मीनिंग जो नया व्यक्ति आ रहा है वो पहले जो गया था उससे ज्यादा वेट का, अब वो कितने ज्यादा वेट का है बस इतना हमें देखना है। पहले तो बस ये देखो जो गया है वो कितने किलो का गया है, जो जाने वाला था वो 54 किलो का गया है, क्लियर है ना। अब जो आया है उसके कारण क्या हुआ, एवरेज बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा है तो आप प्लस लगा लो। अब कितना बढ़ा 2.5 kg, 2.5 इट मीन्स एक व्यक्ति का 2.5 किलो, और है कितने टोटल 8 है, इंटू 8 कर दिया, इंटू हमने क्या कर दिया भाई 8 कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है, इंटू हमने क्या किया 8 कर दिया। तो यदि आप यहां से सॉल्व करें तो 54 + 20 दैट इज आंसर इज 74। तो जो नया व्यक्ति है वो कितने किलो का है बेटा 74 kg का है। क्लियर, समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उसने कहा ए सम ऑफ रुपीज 10,400 इज लेंट इनटू 2 पार्ट्स। भाई उसने कहा 10,400 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब कैसे कि सच दैट द इंटरेस्ट रिसीव ऑन द फर्स्ट पार्ट इन 5 ईयर at the rate of 10% per annum is equal to the interest received on the
सेकेंड पार्ट इन 6 ईयर एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। फाइंड द बोथ अमाउंट लेंट। तो आपको बताना है दोनों अमाउंट कितनी कितनी थी। मान लेते एक बात सोचिए कि पहली अमाउंट थी हमारी x रुपीज, ठीक है, उसको मैंने कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 10% के हिसाब से 5 साल के लिए दिया। यहां से जो इंटरेस्ट आया वो किसके इक्वल था, दूसरा जो पार्ट था, मान लेते दूसरा पार्ट है y को, और कितने परसेंट के हिसाब से दिया, 9% के हिसाब से दिया। कितने साल के लिए भी, 6 साल के लिए। तो यहां से ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। तो क्या मैं x बाई वाई निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो x बाई वाई कितना आ जाएगा, 9 इंटू 6 अपॉन में कितना, 10 इंटू कितना भी, 55, 10 इंटू 5। क्या ये बात समझ में आती है। तो ऊपर आ गया भाई 54 और नीचे आ गया हमारा कितना भी, 50। क्लियर है, 54 और 50। अब चलो इसको कैंसिल नहीं करते, यहीं से देख लेते हैं 50 और 50 क्या, 54 और 50 क्या बता रहा है। यदि पहला पार्ट कितना है, 54 है, तो दूसरा पार्ट कितना है, 50 है, तो टोटल कितना हो गया, 104 हो गया। वहां पर टोटल अमाउंट कितनी है, 10,400, लेकिन यहां कितने आ रहा है, 104। तो 104 किसके बराबर हो गया, 104 जो है, 104 किसके बराबर हुआ, 104 हमारा बराबर हुआ 10,400 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 100 के, और एक यूनिट 100 के बराबर हो गई। तो x की वैल्यू कितनी थी भाई, यहाँ पर x की वैल्यू है 54। तो 54 किसके बराबर हो जाएगा, 54,000 और सॉरी 5400। और y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू है हमारी 50। तो 50 किसके बराबर होगा, 50 इंटू 100 दैट इज 5000, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पहली राशि थी वो थी 5400 और दूसरी जो राशि थी वो कितनी थी भाई, 5000 रुपये। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आती हैं। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे रेशो उनको निकाल लीजिए, उसी रेशो में उस मनी को डिवाइड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। इसने कहा ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। इट क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, और 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है, 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है। उसने कहा इफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर ऑफ सेम लेंथ, जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई जो है वो सेम है, बराबर लंबाई के हैं। तो आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है। भाई सभी को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ये बताओ, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो कितना डिस्टेंस चलेगी, जितना कि ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। यदि मैं कहता हूँ ट्रेन की लेंथ x है तो प्लेटफॉर्म की भी x मान लिए, तो टोटल कितना चलेगी, ये 2x चलेगी। इक्वल टू स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए भाई 5/18। और कितने टाइम में भाई, 1 मिनट में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, क्योंकि ये जो आया 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड होते हैं। यहाँ से 6 से यदि हम देखें तो 6 से 36 18, 6 से इसको कवर करेंगे 10 बार, 3 से कितनी बार भाई, ये 30 बार। क्लियर है, तो पक्का। अब यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 30 इंटू 5 इंटू 10, तो 1500। ठीक है, तो 2x की वैल्यू 1500, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी भी 750 मीटर। और x क्या था, ट्रेन भी उतनी थी और प्लेटफॉर्म भी, तो इसका मीनिंग 750 मीटर लंबी वो ट्रेन है। और यदि प्लेटफॉर्म पूछता तो प्लेटफॉर्म भी कितना है भाई, 750 मीटर लंबा वो प्लेटफॉर्म है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहना चाहता है। इसने कहा रेजिना जो है एक कार चलाती है, ठीक है ना, अपनी यात्रा का कुछ हिस्सा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ पार्ट वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ओवरऑल वो 120 किलोमीटर कवर करती है। कितने घंटे में, 120 किलोमीटर 5 आवर्स में वो कवर करती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चली है वो कितने घंटे चली है, ये आपको बताना है। अब देखो हमारे पास एक तरीके से 2 पार्ट हो गए, एक हो गया भाई हमारे पास फर्स्ट पार्ट और दूसरा आ गया भाई हमारा सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट की यदि मैं बात करता हूं तो फर्स्ट पार्ट को उसने कितने की स्पीड से भाई, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रेवल किया। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे 5 घंटे लगे। 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ओवरऑल उसने 120 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन उसको कवर करने में उसे 5 घंटे लगे। तो एवरेज स्पीड ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 120 अपॉन में कितना भाई 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो इसका मीनिंग 24 किलोमीटर पर आवर की ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड थी। 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड थी। अब यहाँ पर जब आप एलिगेशन लगा देते हैं, तो एलिगेशन लगाएंगे तो वहाँ पर रेशो किसका मिलेगा? टाइम का रेशो मिलेगा। हमेशा याद रखना कि पता कैसे चलता है अभी रेशो किसका मिलेगा? जिसके रेस्पेक्ट में वो फाइंड की जाती है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, स्पीड क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। नीचे क्या है? अभी आवर आया, तो इसका मीनिंग जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशो मिलेगा? टाइम का रेशो मिलेगा। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना आया भाई? 26 आया। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो क्या आया भाई? 9 आया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं 26:9 का रेशो आया, ये टाइम का रेशो आ गया, ठीक है। लेकिन टोटल टाइम कितना लगा था वहां पर? टोटल टाइम लगा था, उसने कहा था भाई 5 घंटे, ठीक है। और आपसे कौन से वाला टाइम पूछा है? कौन से वाला टाइम पूछा है भाई? वो पूछा है भाई जो हम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले थे ना, तो वो कितने टाइम तक चले? तो टोटल टाइम था हमारा 5 घंटे। 15 वाले की स्पीड से हम देखें तो 26 आउट ऑफ कितना? यदि हम इसके हिसाब से टोटल टाइम देखें तो आउट ऑफ कितना भाई? 35। तो 5 से कितनी बार भाई? 7 बार। 7 से इसको 7 से 21, 5 7 7 49, तो 3.7 1 आवर अराउंड ये आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना भाई? 3.71 आवर के अराउंड हम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चले थे। क्या ये बात बताइए क्लियर है या नहीं है? पक्का चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा गया, इफ़ इट वाज सैटरडे ऑन 15 दिसंबर, यदि इसने कहा 15 दिसंबर 2005 को क्या है? सैटरडे है, तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा होगा? देखो एक बात सुनो भाई, हमसे कहा गया 15 दिसंबर 2004 का हमसे पूछा है, और हमें दिया है 15 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? 5 को दिया है अभी हमें सैटरडे, यही है ना। 15 दिसंबर 2005 को हमें सैटरडे दिया है और 15 दिसंबर 2004 का हमसे पूछा गया है। अब आप ये देखिए क्या डेट में कोई डिफरेंस है? 15 दिसंबर ये तो सेम है। यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितने साल का डिफरेंस है? आप कहेंगे सर 1 साल का डिफरेंस है। कितने टाइम का डिफरेंस है? 1 साल का। क्या इस 1 साल में, इस ड्यूरेशन में कोई लीप ईयर आया है? नहीं आया। तो इसका मीनिंग यदि यहाँ पर कोई भी दिन है उसमें यदि मैं 1 प्लस करता हूँ तो मेरे को सैटरडे मिलता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो डे होगा वो कौन सा होगा भाई? सिंपल सी बात है, फ्राइडे होगा। तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा भाई? फ्राइडे। तो इसका मीनिंग ये हुआ 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, इस शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ चेयर 20% अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है, वो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस एमआरपी रखता है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा रखता है, और उस पर जो डिस्काउंट देता है कस्टमर को वो 10% का डिस्काउंट देता है कैश पेमेंट पे। तो उसने कहा कि यदि एक कस्टमर कैश पे करता है तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर। शॉपकीपर का प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? अब एक बात बताइए, 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, सीपी, एसपी और एमआरपी। ध्यान देना भी, ठीक है। सीपी, एसपी और एमआरपी। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है। क्लियर? अब हुआ क्या, कहानी क्या हुई कि भाई उसने 20% ज़्यादा एमआरपी रखी, तो एमआरपी ज़्यादा रखी, लेकिन किससे 20% ज़्यादा? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो इसका मीनिंग एमआरपी हमारी आ गई 120। अब जो डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया? एमआरपी के ऊपर। एमआरपी के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया, इस पर 10% का डिस्काउंट आप देंगे तो -10% यदि मैं कर दूं तो 120 का 10% कितना हुआ? 12। तो इसका मीनिंग 108 में उसने बेचा, 108 में बेचा। अब आपसे पूछा कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? भाई 100 की चीज़ को यदि आप 108 में बेच रहे हो तो 8 रुपये का मुनाफा कमाया, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 8 रुपये का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ? 100 रुपये के ऊपर। तो कितना परसेंट? 8%। तो प्रॉफिट की परसेंटेज हो गई भी 8%। क्लियर है ना? प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी हो गई? 8% हो गई। सिंपल सी बात है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा HCF ऑफ 2 नंबर इज 25। 2 नंबर है, उनका HCF है 25,
उनका टू फैक्टर ऑफ दियर एलसीएम आर 14 एंड 17, उसके एलसीएम के जो फैक्टर हैं एक 14 है और एक 17 है। व्हाट इज द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या है ये आपको बताना है। देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं मानता हूं जब उसने साफ साफ हमसे कहा भाई HCF 25 है तो एक नंबर मैं ले लेता हूं भाई, फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया भाई 25x और सेकंड नंबर जो हमारा ले लिया हमने लिया कितना 25y, ये दो हमने नंबर लिए। क्लियर है। अब यदि आप इनके एलसीएम की बात करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम आ जाएगा 25xy ये आ जाएगा। क्लियर। लेकिन उसने हमसे क्या कहा, टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर, जो एलसीएम है उसके दो फैक्टर, एक तो 14 भी है और 17 भी उसके फैक्टर हैं। 14 और 17 क्या है, उसके फैक्टर हैं। तो हमसे पूछा, इसका मीनिंग x की वैल्यू एक कह सकते हो, x इक्वल टू 14, एक फैक्टर ये हो गया, और दूसरा x इक्वल टू कितना भी 17, तो y इक्वल टू 17। तो आपसे ये पूछा है कि भाई बड़े वाला नंबर क्या है, बड़े वाला नंबर क्या है, तो बड़े वाला नंबर क्या है, तो x की वैल्यू 14 रखेंगे तो इससे तो छोटे वाला आएगा यहाँ पर, इट मीन्स सेकंड नंबर ही बड़ा होगा, सेकंड नंबर ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो 25 इंटू वाई की वैल्यू 17 रखूंगा तो इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितना 425। तो बड़े वाला जो नंबर है, जो लार्जर नंबर है वो है हमारा 425 लार्जर नंबर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। अब देखिए इसने कहा इफ y इज 20% मोर देन x, y जो है वो x से 20% ज्यादा है, तो आपसे पूछा x जो है y से कितना परसेंट लेस है। x और y ये दो हैं, उसने कहा y 20% ज्यादा है, तो इसका मीनिंग किससे ज्यादा, x से, तो x यदि 100 है तो ये 120 है। अब आपसे पूछा है कि x जो है वो y से कितना कम है, पहले देखो कितना कम है, 20 कम है, लेकिन ये जो x है ये 20 कम किससे है, y से है ना, तो कितना परसेंट कम है यही पूछा है। तो 20 कम है किससे भाई, 120 से, इंटू कितना भाई 100, तो यहां से इसको कैंसिल किया तो कितनी बार भाई 6 बार, 100/6 तो 16.67%। तो 16.67% वो कब है। क्या ये बातें क्लियर है, या 16/2/3 16.67 ये आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए उसने क्या कहा, after introducing a new member in a place of an older member, it was found that the average age of 5 members of a club is same as it was 3 years ago. What is the difference between the ages of replaced member and the new member? भाई हुआ क्या, एक नया सदस्य जुड़ा और किसकी जगह, पुराने वाले की जगह नया सदस्य जुड़ा, तो एवरेज जो है वो सेम है, किसके सेम है, जो 3 साल पहले एवरेज था उतने के बराबर है। तो दोनों मेंबर्स की एज का डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। अब एक बात सोचिए, मान लेते हैं 3 years ago एवरेज था x, एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स 3 years ago, 3 साल पहले जो 5 मेंबर थे उनका एवरेज था x। क्लियर है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी 3 साल पहले कितना 5x। तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में टोटल एज एट प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भाई, 5x तो थी लेकिन हर किसी की 3-3 साल बढ़ेगी, पहले की भी 3 साल, दूसरे की भी 3 साल, तो पांचों की 3-3 साल बढ़ेगी, तो 15 साल। तो ये वाली टोटल एज हो जाएगी। इट मींस जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 5x प्लस कितना 15। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई एक बंदा रिप्लेस हुआ, उसकी जगह दूसरा आया, लेकिन अब भी एवरेज कितना है जो पहले था। इट मींस कब था, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले तो x था और 3 साल पहले की टोटल एज कितनी थी 5x। तो इसका मीनिंग प्रेजेंट में अब उनकी एवरेज टोटल एज कितनी है, प्रेजेंट में अब न्यू होने पर अब प्रेजेंट में टोटल एज कितनी है, वो एज है वापस कितना भाई 5x। समझ में आया कहां से आया भाई, उसने कहा कि एक जो नया बंदा आया है एक दूसरे की जगह, एक जो पुराना बंदा गया है और नया है, नए के आने से अब एवरेज क्या है जो 3 साल पहले थी, तो 3 साल पहले तो x थी, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी अब 5x। क्लियर है। लेकिन
यदि ओल्डर वाले के हिसाब से देखें तो टोटल एज बनती है, जो प्रेजेंट में टोटल एज बनती है वो 5x + 15 बनती है, लेकिन अब कितनी है रिप्लेस होने के बाद 5x है, तो कितने साल का अंतर है भाई 15 साल का। तो दोनों की एज में ही अंतर कितने का होगा 15 साल का ही अंतर होगा। तो करेक्ट आंसर इज 15 ईयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अब देखो इसने कहा फर्स्ट हाफ ईयरली सेमेस्टर में जो मार्क्स ऑब्टेन बाय सैम के जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं 78, 96, 86, 96, 79, 85, 100, 97, 69 एंड 73। इट मीन्स उसके हाफ ईयरली के मार्क्स हमें दिए गए हैं। तो उससे पूछा है व्हाट वाज द मीडियन ऑफ दिस हिज मार्क्स, तो उसके मार्क्स का मीडियन कितना होगा। भाई मीडियन निकालने के लिए आपको मैंने बार बार समझाया कि आप सबसे पहले इनको क्या कीजिए, इनको अरेंज कीजिए। इनको कैसे अरेंज किए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए। इनको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इनमें सबसे छोटा कौन सा भी, आप कहेंगे सर 69 है। फिर उससे बड़ा क्या है, 69 से बड़ा यदि आप देखेंगे तो 73 है, यही है ना 73 है। 73 से बड़ा कितना है भाई 78 है, 78 है भाई 69, 73, 78 ये आ चुका है ना। और उसके बाद कौन है भाई 78 के बाद कौन सा 79 आप ले लीजिए 79, 79 के बाद 79 से बड़ा हमारे पास है भाई 85, फिर 85 है। 85 से बड़ा जो है 85 के बाद है हमारे पास 86 भी है, 86 है। 86 से बड़ा यदि हम देखें तो यहाँ पर है 96, और 96 कितनी बार आया भाई, वो 2 बार आया। 96 कितनी बार है, 2 बार है। 96, 96 और फिर इसके बाद 96 आ चुका है, और फिर 97 और 100 है, 97 और 100 है, ठीक है 97 और 100 है। अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा मीडियन। मीडियन जब भी आपको फाइंड करना हो तो जो भी हमारा डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। फिर देखिए उसमें टोटल नंबर ऑफ जो डाटा है वो कितने उसमें नंबर हैं, ये डाटा में कितने हैं, ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये आप फाइंड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, इट मीन्स 10 ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मीनिंग ये क्या है, इवन है। अब इवन है तो ऐसे केस में अब ये देखिए कि 10/2 इट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन, और इससे अगला +1 इट मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन। 5th और 6th ऑब्जर्वेशन देखिए कौन कौन से हैं। तो 5th ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा भी 1 2 3 4 5, तो ये 85 है। 6 कितना है 86 है, 85 और 86 है। तो इनका हम क्या लेंगे, मीन ले लेंगे भाई। 5th ऑब्जर्वेशन हमारा 85 है और 6 है हमारा 86, तो इनका मीन ले लेंगे। तो 85 + 86 अपॉन में कितना भाई 2, तो दैट इज आंसर इज 85.5। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 85.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अब इसने कहा व्हाट इज द रेशो शुड बी द टेलकॉम पाउडर प्राइस एट 3.20 रुपीज पर kg बी मिक्स्ड विद टेलकॉम पाउडर बी price at 2.90 rupees per kg such that the cost price of the mixture be rupees 3.08 rupees per kg। भाई उसने कहा 2 तरह के टेलकम पाउडर हैं A और B, ठीक है ना। अब पहले वाले का जो रेट है वो कितना है 3.20 रुपीज पर kg, और दूसरे वाले का रेट है कितना 2.90 रुपीज पर kg, ये है। अब उसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके जो मिक्सचर आया उसका जो प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है 3.08 रुपीज पर kg आ रहा है। क्लियर है। अब यहां से आपसे पूछा गया कि दोनों को उसने किस रेशो में मिक्स किया। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाता है 0.12 आ गया 0.12। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। क्लियर है। यहां से ये कैंसिल हुआ तो कितना 3 और 2, तो क्या रेशो आ जाता है 3:2 का रेशो है, 3:2 का रेशो है। तो इसका मीनिंग यदि A वाले के 3 kg है तो B वाले B टाइप के 2 kg वो मिक्स करेगा, तो 3:2 के रेशो में उसे मिक्स करना होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कैन लर्न हिज लेसन इन 20 days। भाई एक स्टूडेंट है
वो अपने लेसन को 20 दिन में लर्न कर सकता है स्टडिंग 3 आवर डेली। लेकिन एक दिन में कितना? 3 घंटे। यदि एक दिन में 3 घंटे तो 20 दिन में। अब इसने कहा इफ ही स्टडी 4 आवर डेली, यदि डेली वो 4 घंटे, तो इन हाउ मेनी डेज कैन लर्न बी सेम लेसन। तो सेम लेसन को कितने घंटे में लर्न, कितने दिनों में लर्न कर सकता है, ये आपको बताना है। अब एक बात सोचो, सिंपल सी बात है, यहाँ से D1H1 आदमी तो वही है ना, इक्वल टू D2H2, ऐसे कर लो भाई। यहाँ पर D कितना है? डेज 20 दिन में कितना? डेली 3 घंटे पढ़ता है, 20 दिन में कवर कर देता है। डेज हमें निकालने हैं, एक दिन में कितना? 4 घंटे वो पढ़ रहा है, तो D2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 20 × 3 बाई कितना भाई? 4, तो 4 पंजे 20, तो 5 या 15, तो 15 दिन लगेंगे उसको। यदि डेली वो 4 घंटे पढ़ता रहे तो वो 15 दिन में उस लेसन को लर्न कर देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसने कहा ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया और उसे क्या बना दिया हमने? सिलेंडर का कोन बना दिया, रेडियस सेम रखी। तो उसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज हाइट ऑफ द सॉलिड कोन। तो जो सॉलिड कोन है उसकी हाइट में कितनी परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको बताना है। अब एक बात सोचो, पहली चीज, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, क्लियर है, ये हमारे पास कोन है। अब हुआ क्या कि हमारे पास सिलेंडर था, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके कोन बनाया, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रखी, क्या? रेडियस। रेडियस को हमने कांस्टेंट रखा, इसकी और इसकी दोनों की रेडियस बराबर रखी। इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है कितना भाई? h2। अब देखो, जब हम रिकास्ट करते हैं तो मेल्ट करके दूसरी शेप में बदलते हैं, तो एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो कांस्टेंट क्या होता है? वो होता है भाई वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। जो वॉल्यूम इसका है वही इसका वॉल्यूम होगा। इट मींस मेल्ट करके कोई भी चीज दूसरी चीज में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट क्या रहता है बेटा? वो हमेशा वॉल्यूम रहता है। तो वॉल्यूम पर टारगेट करते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कितनी है? h1 इक्वल टू इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h2। क्लियर है ना? यहां से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से h2 इक्वल टू कितना आया? 3h1। h2 इक्वल टू आ गया 3h1। अब एक बात बताओ, जो h2 आया वो 3h1 के बराबर आया, तो कितना बढ़ा भी? पहले देखो h1 हाइट थी, क्योंकि इंक्रीज उसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द सॉलिड कोन। तो सॉलिड कोन की हाइट जो होगी वो, उसकी हाइट में इंक्रीमेंट कितना है? इट मींस सिलेंडर से, जो सिलेंडर था उससे कितना परसेंट वो ज्यादा है। अब यहां से देखो, ये h1 है, इसकी हाइट है 3h1, तो कितना बढ़ गई भी? 2h1। 2h1 किससे बढ़ी? h1 से, और इंटू 100। h1 से h1 कैंसिल, तो इसका मीनिंग आप कह सकते हैं भाई 200%। तो जो उसकी हाइट है, हाइट जो बढ़ गई है, कोन की हाइट सिलेंडर से 200% ज्यादा है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझते हैं। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? तो भाई सिंपल सी बात है ना, प्राइम नंबर वही होते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। वो कौन कौन से? 1 और इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ, 2 ही फैक्टर हो। अब यहां से यदि आप देखें तो 39 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है भाई, इसका मीनिंग कोई नया नंबर भी आ रहा है। 27 भी हो रहा है, 51 भी 17 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो इसका मीनिंग यहां पर केवल एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम है, वो है हमारा 47। तो इसमें जो प्राइम नंबर है वो है हमारा 47, इसमें प्राइम नंबर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। इसने कहा एल्विन ने 3 टाइप के बैंगल्स खरीदे ऑफ ठीक है ना, ऑफ इक्वल नंबर ऑफ हुज प्राइस पर पीस वर 30 रुपीज़, 35 रुपीज़ एंड 65 रुपीज़। मैं उसने कहा कि उसने एल्विन ने 3 चूड़ी खरीदी, हाँ, जिनकी कीमत, एक की कीमत है जिसमें से 30 रुपये, एक की है 35 रुपये, एक की है 65 रुपये। अब उनको क्या किया? अब शी स्पेंट 3 टाइप की खरीदी, सी स्पेंट ए टोटल सम ऑफ 1690। उसने टोटल कितना खर्च किया? 1690। तो उसने पूछा है कि हर एक टाइप की उसने कितनी खरीदी थी। भाई 3 टाइप की उसने खरीदी। एक टाइप है हमारी फर्स्ट टाइप की, जिसका रेट है हमारा कितना? 30। दूसरी टाइप की जिसका रेट है
35 और तीसरी टाइप की, थर्ड टाइप की, जिसका रेट है हमारा 65। अब एक बात सोचो, यदि उसने एक ही चूड़ी खरीदा, भाई ये पर पीस का रेट है ना, तो इसका मीनिंग यदि एक चूड़ी ये खरीदता, एक ये खरीदता, एक ये खरीदता, तो टोटल कितने चूड़ी खरीदता? वो 3। और कितने रुपए में भी? इन तीनों को यदि आप जोड़ेंगे तो कितना? 130 रुपए में 3 चूड़ी आती। इट मीन्स एक टाइप की एक चूड़ी, एक टाइप की एक चूड़ी, ठीक है ना, तो टोटल 3 चूड़ी आती। लेकिन उसने टोटल खर्च कितने किए? वहां से खर्च किए 1690, तो कितने टाइम्स है भाई? 13 टाइम्स है, तो इसका भी 13 टाइम्स कर देंगे, इसका 13 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि तीनों टाइप की, यदि तीनों टाइप की 39 चूड़ी खरीदी, तीनों टाइप की टोटल 39 चूड़ी खरीदी है, तो एक टाइप की कितनी होगी? 3 से डिवाइड कर दो, 39/3, तो दैट इज आंसर इज 13। तो एक टाइप की कितनी है भाई? 13 है। या आप ये देखो, पूछा ही जब एक टाइप की है तो आप एक लिख सकते हैं, यहां पर एक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक टाइप की तो एक ही हुई ना। तो यहां से बात समझ में आई। तो भाई उसने कहा था 3 टाइप की उसने चूड़ी खरीदी, एक चूड़ी का रेट है, एक का 30, एक का 35, एक का 65, तो टोटल उसने खर्च किए कितना? 1690। तो बताइए कि हर एक टाइप की कितनी कितनी चूड़ी खरीदी थी, और इक्वल नंबर वो खरीद रहा है, जो बैंगल्स है ना, इक्वल नंबर ऑफ बैंगल्स ईच टाइप ले रहा है। तो हमने यहाँ से देखा, यहाँ पर 130 खर्च किए और 130 रुपीज़ में उसने 3 चूड़ी खरीदी, लेकिन वहाँ पर 1690 खर्च किए, तो इसका मीनिंग इसका 13 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर इसका 13 टाइम्स, दैट इज 39। तो इसका मीनिंग टोटल जो बैंगल्स खरीदी हैं वो 39 है। इसका मीनिंग तीनों टाइप की मिलाकर 39 है, तो एक टाइप की कितनी होगी? 39/3, तो दैट इज 13। तो टोटल जो एक टाइप की जो चूड़ियाँ थी वो 13 चूड़ियाँ उसने खरीदी। तो ये था बेटा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी PDF में मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है मैं उस पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।